हेलो बच्चों, गुड आफ्टरनून। अभिनव साइंस स्कूल की ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है, आपका हार्दिक अभिनंदन है। प्यारे बच्चों, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेज यानी आवेशों के गुणधर्म, है ना, इस टॉपिक को कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, और आज हम लोग पढ़ेंगे कूलाम का नियम। प्यारे बच्चों, आप लोगों को इस चैप्टर के नोट्स कहाँ मिलेंगे? तो बच्चों इसका आंसर है, इसके नोट्स आपको मिलेंगे टेलीग्राम चैनल पर। ठीक है, और उसका जो लिंक है वो मैं आज आपको दे दूंगा। ठीक है, इससे पहले जो आपको नोट्स मिले थे वो टेलीग्राम ग्रुप पे थे, है ना। उस ग्रुप को मैंने डिलीट कर दिया है ना। उसकी जगह एक टेलीग्राम चैनल बनाया है बच्चों, जिसमें हम लोग आपस में पर्सनल चैटिंग नहीं कर पाएंगे ना, और उसमें आपको केवल और केवल नोट्स मिलने हैं। ठीक है, तो आज उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको दे दिया जाएगा। ओके, तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक क्या है बच्चों? आज का अपना टॉपिक है कूलाम का नियम, है ना। तो सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि कूलाम का नियम क्या बताता है ना। तो बच्चों इसका आंसर है, ये हमें बताता है कि दो आवेशों के मध्य लगने वाले कूलाम बल का मैग्नीट्यूड कितना है ना। या जो आपका ये कूलाम बल होता है इसको विद्युत बल भी बोला जाता है, यानी यह विद्युत बल के मैग्नीट्यूड को बताता है। बच्चों कूलाम बल या विद्युत बल किसको बोला जाता है? तो इसका आंसर है कि दो आवेशों के मध्य, है ना, लगने वाला जो बल होता है, दो आवेशों के मध्य लगने वाला जो बल होता है ना, उसको बोलते हैं बच्चों कूलाम बल, या फिर क्या बोलते हैं, विद्युत बल, है ना। जैसे बच्चों दो द्रव्यमानों के मध्य भी बल लगता है ना, उसको हम गुरुत्वाकर्षण बल बोलते हैं, है ना। ठीक ऐसे ही आवेशों के मध्य भी बल लगता है, ये आपने आवेशों के गुणधर्म में सीखा है। उस बल को या तो बोलेंगे कूलाम बल और या क्या बोलेंगे, विद्युत बल। अब यह एक चीज देखो बच्चों, गुरुत्वाकर्षण बल सदैव आकर्षण की प्रकृति का होता है ना, जबकि आपका जो कूलाम बल है वो आकर्षण की प्रकृति का भी होता है ना, और इसके साथ साथ यह प्रतिकर्षण की प्रकृति का भी हो सकता है ना। जैसे आपने कहा था दो सजातीय आवेश, यानी दोनों प्लस है या फिर दोनों माइनस है, तो उनके बीच में जो कूलाम बल कार्य करेगा वो प्रतिकर्षण का होगा। यदि दो विजातीय आवेश है ना, एक पॉजिटिव और दूसरा आपका नेगेटिव, तो उनके मध्य जो कूलाम बल है वो आकर्षण का लगेगा। कहने का मतलब कूलाम बल या विद्युत बल यानी वो बल जो दो आवेशों के मध्य लगता है ना, उसकी जो नेचर है, उसकी जो प्रकृति है वो अट्रैक्टिव भी हो सकती है और रिपल्सिव भी हो सकती है। यदि सहजातीय आवेश है तो प्रकृति रिपल्सिव होगी, और विजातीय आवेश है तो प्रकृति आकर्षण की होगी। ठीक है, तो कूलाम का नियम क्या बताता है बच्चों? तो आंसर है दो आवेशों के मध्य लगने वाले कूलाम बल को, या फिर किसको, विद्युत बल को। चलो देखते हैं ये नियम क्या है। तो बच्चों आप लोग देखें, आपके पास दो स्थिर बिंदु आवेश है ना, स्थिर विद्युत की है ना। स्थिर वाले आवेश को स्टडी करना है तो ये पहला चार्ज है ये स्थिर है, और ये दूसरा चार्ज है ये भी स्थिर है। पहला चार्ज रखा है ए पर, दूसरा चार्ज रखा है बी पर, और दोनों चार्ज के बीच का दूरी कितना है, आर। ठीक है, दो चार्ज है बच्चों Q1 एंड Q2, आर दूरी पे रखे हैं। ठीक है, तो इनके मध्य बल तो लगता है ना। तो कूलाम ने क्या देखा बच्चों कि इनके मध्य जो बल लगता है ना, अब उसको मैं क्या बोलूंगा बच्चों, कूलाम बल। क्या बोलूंगा, कूलाम बल। वो जो कूलाम बल है वो पहले तथा दूसरे आवेश यानी दोनों आवेशों के गुणनफल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। दोनों आवेशों के गुणनफल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ना। अब यदि ये जो कूलाम बल है इसका डिपेंडेंस दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है आर, उस पर देखा जाए, है ना, तो वो ये पाता है कि आपका कूलाम बल जो डिस्टेंस है
जो डिस्टेंस है, जो बीच की दूरी है उसके स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, यानी एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2, एफ इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर, या एफ इज प्रोपोर्शनल टू Q1 इंटू Q2 बटा R स्क्वायर। ठीक है, यहां से देखो बच्चों, यहां से देखो, जब आप ये समानुपाती का निशान हटाओगे, ठीक है, तो यहां आएगा एक अनुक्रमानुपाती नियतांक। क्या आएगा? अनुक्रमानुपाती नियतांक, जिसको किससे लिखा जाता है? K से। तो ये आ गया Q1 Q2 और बट्टा में क्या आ गया? R स्क्वायर। इसको मैं बोल देता हूं बच्चों 1 नंबर। और ये जो आपका इक्वेशन नंबर 1 है ना, ये जो आपका इक्वेशन नंबर 1 है ना बच्चों, यही क्या है? कूलाम का नियम। क्या बताती है ये? F के मान को। F क्या है? F क्या है? दो आवेशों के मध्य लगने वाला कूलाम बल, दो आवेशों के मध्य लगने वाला कूलाम बल। तो कूलाम का नियम क्या है बच्चों? तो आंसर है F बराबर K Q1 Q2 बटा R स्क्वायर, है ना। यानी आवेशों के मध्य लगने वाला कूलाम बल, है ना, उन दोनों आवेशों के गुणनफल के क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के क्या होता है? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। क्या होता है? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है, यहाँ बच्चों जो आपका ये K है, ये नियतांक होता है। K क्या होता है? नियतांक। ठीक है, इसकी दो स्थितियां होती है बच्चों। मैं लिखता हूँ केस फर्स्ट, मैं लिखता हूँ केस फर्स्ट। यदि बच्चों दोनों आवेशों के मध्य में, दोनों आवेशों के मध्य में यदि आपका हवा या निर्वात है, क्या भाई? हवा या निर्वात। क्या है बोलो? हवा या निर्वात। ठीक है, उस स्थिति में जो ये नियतांक है ना, ये इसका वैल्यू आता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, और इसको आप यदि सरल करोगे तो ये मान आपको मिलता है 9 गुणा 10 की घात 9। ठीक है बच्चों, ये प्रयोग द्वारा प्राप्त मान है, आपको याद रखना है। ठीक है, इस K को कूलाम नियतांक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कूलाम नियतांक। K का वैल्यू कितना? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, है ना। और इसका जो आंकिक मान हमें प्राप्त होगा 9 गुणा 10 की घात 9। अब यदि K के मात्रक की बात की जाए तो आपका जो इक्वेशन नंबर 1 है बच्चों, वहाँ से आपको K कितना मिलेगा? देखो, वहाँ से आपको K मिलेगा F गुणा क्या मिलेगा? R स्क्वायर डिवाइडेड बाय मैं K की वैल्यू की बात कर रहा हूँ, F गुणा R स्क्वायर डिवाइडेड बाय Q1 गुणा Q2, है ना। तो अब मात्रक लिखा जा सकता है। मात्रक क्या आएगा? बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन। दूरी का वर्ग है तो क्या आएगा? मीटर स्क्वायर। चार्ज गुणा चार्ज है तो कुलाम गुणा कुलाम क्या आएगा? कुलाम स्क्वायर। ओके, अब यहाँ बच्चों जो ये एप्सिलॉन नोट है ना, एप्सिलॉन नोट, ठीक है, इसका मान कितना होता है? तो बच्चों इसका मान होता है 8.85 इंटू 10 और इसका पावर होता है बच्चों -12। कितना होता है? -12। अब यदि इसका यूनिट लिखा जाए, है ना, K और एप्सिलॉन नोट, है ना, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो इनके मात्रक उल्टे होने हैं। तो K का मात्रक देखो बच्चों ये रहा, न्यूटन गुणा मीटर स्क्वायर और बटे में क्या है? कूलाम स्क्वायर। तो इसका मात्रक क्या बनेगा? कूलाम स्क्वायर और बटे में क्या आएगा? न्यूटन गुणा मीटर स्क्वायर। ओके, ये बेसिक बातें हैं। अब जो ये आपका एप्सिलॉन नोट है, इसको बोलते क्या है? ये जो आपका एप्सिलॉन नोट है बच्चों, ये जो आपका एप्सिलॉन नोट है, इसको बोलते क्या है? तो इसको बोलते हैं निर्वात या वायु की विद्युतशीलता। क्या बोलते हैं बच्चों? निर्वात या वायु की विद्युतशीलता। क्या बोलते हैं? निर्वात या वायु की विद्युतशीलता। ठीक है, तो आपके बोर्ड एग्जाम में बच्चों 1 नंबर का डायरेक्ट सवाल आता है ना, कि निर्वात की विद्युतशीलता का मान क्या होता है ना। कई बार इसका मात्रक पूछ लेता है, कई बार इसका डायमेंशन पूछ लेता है
ठीक है, तो आपको याद रखना है एप्सिलॉन नोट का मान कितना भाई 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12। एप्सिलॉन नोट का मान कितना भाई 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12 और इसका यूनिट क्या है कूलाम स्क्वायर और बट्टे में क्या है बच्चों न्यूटन गुणा मीटर स्क्वायर, न्यूटन गुणा मीटर स्क्वायर। क्या बोलते हैं इसको बच्चों निर्वात की विद्युतशीलता। क्या बोलते हैं निर्वात की विद्युतशीलता। ठीक है, तो एप्सिलॉन नोट क्या है भाई, एप्सिलॉन नोट क्या है बच्चों, इसको क्या बोला जाता है निर्वात की विद्युतशीलता। मैं एक बार यहाँ लिख देता हूँ, क्या बोला जाता है इसको बच्चों निर्वात की, एक नियतांक है भाई ये, एक कांस्टेंट है बच्चों, इसको बोलते हैं वैक्यूम का परमिटिविटी या क्या बोलते हैं भाई निर्वात का विद्युतशीलता। अब देखते हैं बच्चों केस सेकंड, कूलाम नियम के लिए केस सेकंड देखते हैं। यदि दोनों जो चार्ज है ना उनके बीच में बच्चों कोई माध्यम रख दिया जाए तो, है ना, कोई माध्यम रख दिया जाए तो क्या होगा। फॉर एग्जाम्पल ये आपका पहला चार्ज था, ठीक है ना, r दूरी पर आपका दूसरा चार्ज रखा है, ये A पॉइंट है, ये B पॉइंट है। बच्चों इनके बीच में कोई भी माध्यम रख दिया जाए, है ना, कोई भी माध्यम रख दिया जाए। उदाहरण के रूप में बच्चों जो दोनों चार्ज है ना उनके बीच में आपने पानी डाल दिया, दोनों के बीच में आपने क्या कर दिया बच्चों पानी डाल दिया, क्या डाल दिया पानी डाल दिया, ठीक है, यानी कोई माध्यम रख दिया। तब K का मान आपको कितना मिलेगा, तो आंसर है बच्चों K का मान आपको मिलेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन। कितना मिलेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन। ध्यान दें यदि आवेशों के मध्य में हवा है या आवेशों के मध्य में निर्वात है तब आप K का वैल्यू क्या लिखते थे 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट। एप्सिलॉन नोट क्या था निर्वात की विद्युतशीलता। इसका मान क्या होता है 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12। ये वाला वैल्यू यहाँ पुट करें तो ये कितना आता है 9 गुणा 10⁹, है ना। और यदि दोनों चार्ज के बीच में कोई मीडियम हो तब K का मान आता है 1/4 पाई एप्सिलॉन। ठीक है, यहाँ जो ये एप्सिलॉन है बच्चों, यहाँ जो ये एप्सिलॉन है ना, यहाँ जो ये एप्सिलॉन है इसको बोला जाता है माध्यम की विद्युतशीलता। क्या बोला जाता है बच्चों माध्यम की विद्युतशीलता। क्या बोलते हैं भाई माध्यम की विद्युतशीलता। अब आप लोग मेरी बात ध्यान से सुनेंगे बच्चों, भिन्न भिन्न है ना माध्यमों के लिए, है ना, जो ये माध्यम की विद्युतशीलता है इसका मान भिन्न भिन्न होता है। आप दोनों आवेशों के मध्य में पानी रख सकते हो, आप दोनों आवेशों के मध्य में माध्यम के रूप में कांच ले सकते हो, आप माध्यम के रूप में रबर ले सकते हो, आप माध्यम के रूप में बच्चों प्लास्टिक ले सकते हो। ठीक है, तो दोनों आवेशों के बीच में लगने वाला जो कूलाम बल है वो चेंज हो जाएगा। क्यों चेंज हो जाएगा, क्योंकि भिन्न भिन्न माध्यमों के लिए जो एप्सिलॉन है उसका मान भिन्न भिन्न है, और मान भिन्न भिन्न है तो फोर्स भी क्या आएगा भिन्न भिन्न। दोबारा सुनो बच्चों, K के आपको दो मान मिल गए। K क्या है बच्चों कूलाम नियतांक, K क्या है कूलाम नियतांक। इसके कितने मान दो मान, पहला मान कितना 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट। ठीक है, दूसरा मान कितना 1/4 पाई एप्सिलॉन। ठीक है, थोड़ा टर्मिनोलॉजी याद कर लेना यहाँ कि यहाँ जो एप्सिलॉन नोट है ना वो क्या है बच्चों निर्वात की विद्युतशीलता, है ना, और जो एप्सिलॉन है इसको क्या बोलते हैं माध्यम की विद्युतशीलता। ठीक है, चलो इस कूलाम के नियम को अब दोबारा से लिखते हैं। देखो ठीक है, इस कूलाम के नियम को दोबारा से लिखते हैं बच्चों, दोबारा से लिखते हैं कूलाम के नियम को, है ना। याद हो गया कूलाम का नियम क्या बताता है, तो बच्चों आंसर है आवेशों के मध्य लगने वाले बल को क्या बोलते हैं उसको बच्चों कूलाम बल। कितना होता है F = K Q1 Q2 और बटे में R²। तो बच्चों ध्यान से देखेंगे
कूलाम का नियम ये कहता है, कूलाम का नियम ये कहता है कि दो आवेश यानी Q1 तथा Q2, है ना, Q1 तथा Q2 कितनी दूरी पे रखे हैं भाई, R दूरी पे। तो इनके बीच में जो कूलाम बल लगेगा उसका मान होगा बच्चों ये, उसका मान होगा ये, है ना। यही क्या है, कूलाम का नियम। ठीक है, अब देखो बच्चों यहाँ क्या चीज़ मैं लिखने जा रहा हूँ। यदि इन आवेशों के मध्य में निर्वात या फिर हवा है तो ये जो कूलाम बल है ना, ये जो F है ना, इसको लिखा जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। F को क्या लिखा जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। K का वैल्यू रख दिया मैंने, और यहाँ क्या लिखूँगा, Q1 गुणा Q2, और बट्टे में क्या लिखूँगा, R²। ये कूलाम का नियम है हवा या निर्वात के लिए। ओके, दूसरी चीज़ क्या हो सकती है बच्चों, दूसरी चीज़ क्या हो सकती है, दोनों चार्ज के बीच में आपका कोई माध्यम आ जाए। माध्यम आ जाए तो जो ये कूलाम बल है इसको आप ऐसे लिखोगे, कैसे लिखोगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन, 1/4 पाई एप्सिलॉन। और फिर क्या लिखोगे, Q1 गुणा Q2, और बट्टे में क्या लिखोगे बच्चों, R², है ना। ये आपका कूलाम का नियम हो गया। तो बच्चों निर्वात के लिए कूलाम के नियम का जो सूत्र है वो ये होगा, F बराबर दिस इज K का वैल्यू कितना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q1 गुणा Q2 बटा R²। और कोई मीडियम हो चार्ज के बीच में बच्चों, कोई आपका कोई माध्यम रख दिया जाए ना, तब आपका जो F है वो ये बनेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 गुणा Q2 बटा R²। ये बात किसकी थी, कूलाम के नियम की। कूलाम का नियम क्या बताता है बच्चों, दो आवेशों के मध्य लगने वाले कूलाम बल को। ओके, अब एक चीज़ और लिख लेते हैं बच्चों, हम यहाँ क्या लिखें, तो बच्चों बताता हूँ क्या लिखेंगे। हम लिखेंगे कूलाम बल के प्रॉपर्टीज, है ना, या कूलाम बल जो है उसकी विशेषताएं लिखेंगे। तो मैं हेडिंग तो डाल ही देता हूँ बच्चों, है ना। आपको बच्चों इस चैप्टर के जो नोट्स है ना, वो टेलीग्राम चैनल पर दे दिए जाएंगे। और जो टेलीग्राम चैनल है ना, उसका जो लिंक है वो आपको आज की क्लास जो है उसके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, तो सारे बच्चे इसको ज्वाइन कर लेंगे। तो कूलाम बल की विशेषताएं, क्या भाई, कूलाम बल की विशेषताएं, बड़ी महत्वपूर्ण बातें हैं ये, छोटी छोटी बातें हैं लेकिन महत्वपूर्ण है। तो कूलाम बल की विशेषताएं बच्चों, पहली विशेषता आपको बताता हूँ, कूलाम बल की पहली विशेषता बताता हूँ, बहुत शानदार विशेषता है, एक्सपेरिमेंटली हमें ये चीज़ें पता लगती है भाई। बच्चों जो आपका कूलाम बल होता है, आपका जो कूलाम बल होता है वो केंद्रीय बल होता है। कौन सा बल होता है, केंद्रीय बल। कौन सा बल होता है, केंद्रीय बल। चलो सर, चलो याद तो रख लेंगे कि ये केंद्रीय बल है, लेकिन मतलब क्या होता है केंद्रीय बल का, मतलब क्या होता है बच्चों, भौतिकी में जो भी बल मिलाने वाली चीज़ों को, वस्तुओं को, कणों को या आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश कार्य करे, रेखा के अनुदिश कार्य करे, है ना, तो उनको हम बोल देते हैं केंद्रीय बल। दोबारा सुनो बच्चों, केंद्रीय बल कौन से वाले बलों को बोला गया है, वो वाले बल, है ना, जो, है ना, दो बिंदुओं को, दो कणों को, दो वस्तुओं को या दो आवेशों को मिलाने वाली जो लाइन होती है ना बच्चों, उसके अलोंग काम करे। मिलाने वाला जो लाइन होता है ना, उसके अलोंग काम करे, तो उसको हम बोलते हैं सेंट्रल फोर्स। क्या बोलते हैं बच्चों, सेंट्रल फोर्स। तो चार्ज के लिए भी हमने ऐसा देखा हुआ है। क्या देखा हुआ है बच्चों चार्ज के लिए, मैं आपको बताता हूँ। देखो मैं कुछ चीज़ें आपको दिखाता हूँ। आपने क्या काम किया बच्चों, एक चार्ज यहाँ रख दिया, मान लीजिए ये आपका है प्लस Q1, दूसरा चार्ज आपने यहाँ रख दिया, ये आपका है बच्चों प्लस Q2। ओके,
इसी टाइप से बच्चों आपने एक चार्ज यहाँ रख दिया, इसको मैं बोल रहा हूँ बच्चों प्लस Q1, और दूसरा चार्ज आपने यहाँ रख दिया, इसको मैं बोल रहा हूँ बच्चों प्लस Q2। ठीक है, इसी प्रकार बच्चों आपने एक चार्ज यहाँ पे रख दिया प्लस Q1, और दूसरा चार्ज बच्चों आपने यहाँ रख दिया, और ये आपका क्या है माइनस Q2। दूरी कितना बच्चों R, दूरी कितना बच्चों R, सॉरी दूरी कितना बच्चों R, और दूरी कितना बच्चों R। ठीक है, अब देखते हैं, देखो बच्चों इन दोनों चार्ज को जो मिलाने वाला रेखा है ना वो ये वाला है, मिलाने वाला रेखा, ये वाला, ये वाला, ये वाला, इनको बच्चों मिलाने वाला रेखा देखो ये मिलाने वाला रेखा है। इनको देखो बच्चों मिलाने वाला रेखा देखो ये है, इनको देखो मिलाने वाला रेखा ये है, ये मिलाने वाला रेखा है। ठीक है, ये चीज़ हो गई। अब आपसे ये पूछा जाए कि इन चार्ज के बीच में या इन चार्ज के बीच में या इन चार्ज के बीच में जो कूलम फोर्स लग रहा है ना उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा। तो मैग्नीट्यूड तो सब में सेम होगा बच्चों, सब में सेम होगा कि पहले आवेश का परिमाण किसी भी ग्रुप में देख लो आप Q1 है, दूसरे का जो मैग्नीट्यूड है वो भी कितना है Q2, बीच की दूरी मैंने R ली हुई है तो R², बल का मैग्नीट्यूड सेम होगा, है ना। लेकिन बच्चों ये जो बल है ना, बल ये जो फोर्स है ना, ये फोर्स इसके डायरेक्शन जो है ना वो डिफरेंट होंगे। ठीक है, डायरेक्शन क्या होगा आपको इस कॉन्सेप्ट से पता लगेगा कि आपका जो कूलम फोर्स है वो सेंट्रल फोर्स है, केंद्रीय बल है, और केंद्रीय बल लगता है मिलाने वाली रेखा के अनुदिश। चलो एक नंबर केस देखते हैं। बोलो याद है क्या आपको प्रॉपर्टी, प्लस और प्लस क्या होता है रिपल्सन। तो ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, रिपल्सन होगा, है ना। ये वाला चार्ज इस वाले चार्ज को क्या करेगा बच्चों, है ना, प्रतिकर्षित करेगा। तो इस पे जो बल लगेगा, इसको एक नंबर बोला, इसको दो नंबर बोला, इस पे जो बल लगेगा बच्चों, इस पे जो बल लगेगा वो इस प्रकार का होगा, और इसको इस प्रकार से शो करूंगा। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है फोर्स ऑन 2 यानी Q2 चार्ज पे बल कौन लगा रहा है, ड्यू टू 1 यानी पहला जो चार्ज लगा रहा है ना। तो बच्चों इस पे जो फोर्स है वो इधर नहीं लगता भाई, इधर नहीं लगता, इधर नहीं लगता, इधर नहीं लगता, इधर नहीं लगता, इधर नहीं लगता। दोनों को जो मिलाने वाला रेखा है ना, दोनों को जो मिलाने वाला रेखा है उसके अलोंग लगता है, उसके अनुदिश लगता है, और आप देख रहे हो बच्चों ऐसे लग रहा है इस पे फोर्स। ठीक है, अब देखो बच्चों ये वाला चार्ज भी इस वाले चार्ज को क्या करेगा, प्रतिकर्षित, है ना। और जो प्रतिकर्षण का बल है जिसका मान ये वाला है, जिसका मान ये वाला है, यानी इतने वाला फोर्स जो है, इतने वाला जो फोर्स है वो इस वाले डायरेक्शन में लगेगा, इस वाले डायरेक्शन में लगेगा। और ये वाला जो फोर्स है Q1 पर, जो बच्चों मैंने एरो बनाया है ना, ये Q1 पर जो आपका फोर्स काम कर रहा है उसको बता रहा है। ठीक है, और ये वाला जो फोर्स है ये कितना है, तो आंसर है, इसको मैं ऐसे लिखूंगा F12 यानी फोर्स ऑन Q1, पहले 1 लिखा है, इसका मतलब Q1 कौन लगा रहा है, Q2, है ना। तो इसको रीड कैसे करते हैं आपको दोबारा बता देता हूं। इसको रीड करेंगे फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2, और इसको रीड करेंगे फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1। तो आप देख रहे हो बच्चों Q1 पे कूलाम बल लग रहा है ये वाला, है ना, Q2 पर भी कूलाम बल लग रहा है ये वाला, है ना। और ये दोनों बल जो है ना वो दोनों चार्ज को मिलाने वाली लाइन के अलोंग लग रहे हैं बच्चों, इसलिए इसको बोलते हैं सेंट्रल फोर्स। ओके, अब आपने क्या काम किया, इन दोनों चार्ज को जो ऐसे रखे हुए थे थोड़ा सीधा कर दिया, यानी ऐसे रख दिया। ठीक है, तो हम क्या देखते हैं बच्चों, इस पे जो फोर्स लग रहा है वो अब देखो ऐसे नहीं लगता, अब इधर नहीं लगता, ये रिपेल होके इधर नहीं जाता। अब बच्चों ये रिपेल होके इधर मूव करने की टेंडेंसी रखता है। तो अब ये F21 ये हो गया, पहले देखो बच्चों F21 ये था, है ना, अब F21 देखो ये हो गया, है ना। इसी प्रकार जो Q1 पे फोर्स है ना, Q1 पे जो फोर्स है वो ऐसे हो जाता है बच्चों, ऐसे हो जाता है ना। मैग्नीट्यूड तो वही रहता है मैग्नीट्यूड तो वही रहता है। इस पे पहले फोर्स किधर लग रहा था, तो देखो बच्चों इधर लग रहा था, इधर लग रहा था, अब इधर लगना स्टार्ट हो गया। इस पे फोर्स किधर लग रहा था, तो इधर लग रहा था, अब देखो बच्चों इधर लगना स्टार्ट हो गया, है ना। तो थोड़ा सा हमने इनको रखने का जो अभिविन्यास है, जो तरीका है वो चेंज किया। ऐसे रखे हुए थे, हमने इनको सीधा किया तो फोर्स भी चेंज हो गए, है ना। फोर्स कैसे लगे, मिलाने वाला जो लाइन होता है उसके अलोंग, मिलाने वाला लाइन ये हो गया तो इसके अलोंग लगने स्टार्ट हो गए। ओके, चलो तीसरा केस और देखते हैं। इसमें मैंने बच्चों अनलाइक चार्ज ले लिए, है ना, V जाती है। एक तो मैंने क्या ले लिया बच्चा, पॉजिटिव, और एक मैंने बोलो क्या ले लिया, नेगेटिव। तो एक मैंने पॉजिटिव ले लिया और एक मैंने क्या ले लिया बच्चों, नेगेटिव ले लिया। ठीक है, अब आप देखो एक प्लस है और एक माइनस है, एक आपका प्लस है और दूसरा आपका माइनस है। और मैं आपको बता चुका हूं कि प्लस और माइनस के बीच में क्या होता है बच्चों, आकर्षण। ओके, तो देखो इस वाले चार्ज को ये वाला चार्ज, है ना,
नो डाउट अपनी ओर खींचेगा, ठीक है। खींचेगा तो इस पे फोर्स इधर लगेगा, किधर लगेगा, किधर लगेगा, इधर लगेगा। हमें पता लग गया, आप लोगों को बोला गया एक्सपेरिमेंटली, ये चीज़ हम लोगों ने देखी हुई है कि ये सेंट्रल फोर्स है ना। तो मिलाने वाली रेखा के अनुदिश लगना है बच्चों, अनुदिश लगना है तो इस पे फोर्स देखो बच्चों इधर लगेगा, है ना। तो देखो फोर्स वाला एरो मैंने इस पे बना दिया, ये क्या है, फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू, ओके। अब देखो इस पे किधर लगेगा, तो आंसर है कि प्लस इसको ऊपर की ओर खींचेगा, ऊपर की ओर खींचेगा तो इस पे फोर्स इधर लगेगा। ये एरो क्या बताता है, Q2 पे जो फोर्स है उसको बताता है। इसको किससे लिखूंगा, F21 से, यानी फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1। तो बच्चों आप लोग देख पा रहे हो, क्या देख पा रहे हो कि ये वाले जो कूलम्ब फोर्स है ना, जो आपके कूलम्ब फोर्स है, जो आपके क्या बोलते हैं इसको, कूलाम बल जो है ना, वो बच्चों दोनों को मिलाने वाले लाइन के अलोंग ही लगता है। दोनों को मिलाने वाला लाइन ये है तो इसके अलोंग लगेगा। अलोंग का मतलब ये है बच्चों, Q2 पे फोर्स यदि पॉजिटिव होता तो इधर लगता, नेगेटिव तो इधर लगता, लगेगा मिलाने वाले लाइन के अलोंग, है ना। इस लाइन के अलोंग नीचे की ओर भी लग सकता है और ऊपर की ओर भी लग सकता है, लेकिन इस लाइन से हटकर नहीं लगेगा। सो आप लोगों को याद रखना चाहिए कि आपका जो कूलम्ब फोर्स है ना, वो सेंट्रल फोर्स है। कौन सा फोर्स है, सेंट्रल फोर्स। और सेंट्रल फोर्स का मतलब क्या होता है कि आपका जो चार्ज है ना, वो दोनों चार्ज को मिलाने वाला लाइन के अलोंग लगता है। चलो बच्चों एक चीज देता हूं आपको, आप इसको सोल्व करना माइंड में, है ना, माइंड में सोल्व करना। जैसे आपको ऐसा दे दिया बच्चों, मैंने ऐसा दे दिया, है ना, ऐसा दे दिया, ऐसा दे दिया, ये है चार्ज ये, और ये है दूसरा चार्ज ये, है ना, बीच का दूरी r है, ठीक है बच्चों। तो मैग्नीट्यूड तो बता ही सकते हो ना, कूलम्ब फोर्स का मैग्नीट्यूड तो बड़ा सिंपल है कि, है ना, दोनों चार्ज का आप क्या करोगे बच्चों, गुणा कर दोगे और बट्टे में क्या करोगे, बीच की दूरी का वर्ग जो है वो लिख दोगे, है ना, मैग्नीट्यूड आ जाएगा। अब आपसे पूछे कि Q1 पर फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा और Q2 पर फोर्स किस डायरेक्शन पे लगेगा। आपको पता है ये केंद्रीय बल है, केंद्रीय बल है तो आप सबसे पहले देखो ये वाला लाइन ड्रॉ करोगे, ये वाला लाइन ड्रॉ करोगे, ये वाला लाइन ड्रॉ करोगे, ये वाला लाइन आपने ड्रॉ कर दिया, ठीक है। अब देखो बच्चों लाइक चार्जेज हैं, है ना, सहजाती आवेश है, रिपल्सन होना है, रिपल्सन होना है तो Q2 पे जो फोर्स है वो इधर लगेगा, तो Q2 पे एरो बना दो, इसको क्या बोलोगे, F21, क्या बोलोगे बच्चों, F21। Q1 पर किधर लगेगा तो Q1 पे एरो बना दो, बोलो ये क्या होगा, F12, ओके। तो इजीली आप बता सकते हो बच्चों। इनमें से एक चार्ज यदि मैं नेगेटिव ले लूं, कोई भी एक यदि मैं नेगेटिव ले लूं, तो ये अनलाइक चार्ज हो गए, विजातीय हो गए, इनके बीच में तो अट्रैक्शन होता है भाई, क्या होता है, अट्रैक्शन, ठीक है, अट्रैक्शन होता है। तो अब ये वाला जो फोर्स है ना, ये ठीक नहीं लिखा आपने, है ना, ठीक नहीं लिखा। अब आप इसको ऐसे दिखाओगे, ऐसे, ये होगा, है ना, क्योंकि बच्चों देखो ये तो नेगेटिव है ना, और इसको ये वाला पॉजिटिव अपनी ओर खींचेगा, है ना, और सेंट्रल फोर्स है ना, तो दोनों को जो मिलाने वाला लाइन होता है उसके अलोंग लगना है। अलोंग का मतलब इस बार इधर लगेगा, है ना। इस पे किधर लगेगा तो बच्चों ये वाला नहीं होगा, इस पे देखो इधर लगेगा, और ये आपका क्या हो जाएगा, F21, क्या हो जाएगा, F21। तो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, आपको याद रखना चाहिए कि आपका जो कूलम्ब फोर्स होता है वो सेंट्रल फोर्स होता है, केंद्रीय बल होता है। और केंद्रीय बल का मतलब क्या होता है ये भी मैंने आपको बता दिया, आगे काम में लेंगे इन चीज़ों को, आप लोगों को ध्यान में रखना चाहिए बच्चों। आपका जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है ना, वो भी सेंट्रल फोर्स होता है, वो भी केंद्रीय बल होता है। एक नंबर बात होगी। 2 नंबर बात आपको बताता हूं बच्चों, जो आपका कूलाम बल है वो बच्चों माध्यम पर निर्भर करता है ना। ये इस बात पे डिपेंड करता है कि दोनों चार्ज के बीच में मीडियम क्या है। देखो आप लोगों ने न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम पढ़ा था, और सार्वत्रिक नियम में आपने क्या पढ़ा था कि ये कोई पहला मास है m1, ठीक है, ये कोई दूसरा मास है m2, ठीक है बच्चों। दूरी कितना है बच्चों, r। तो आप लोगों ने ये देखा था कि इनके बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है ना, वो कितना होता है, g, दोनों आवेशों का गुणनफल और दोनों के बीच की दूरी का वर्ग, है ना। ये एकदम से अगर देखा जाए तो सिमिलर है ये फार्मूला जो आपका कूलम फोर्स का फार्मूला था। उसमें क्या था, या कूलम जो आपका कूलाम का जो आपका नियम है उसमें क्या था, उसमें ये था कि यहाँ पर एक पॉइंट चार्ज रखा हुआ है ना, यहाँ पर एक दूसरा पॉइंट चार्ज रखा हुआ है। ये पॉइंट चार्ज के लिए फार्मूला है, बीच में दूरी कितनी है बच्चों, r। तब आपने लिखा था कि F बराबर क्या था बच्चों, K
Q1 Q2, यहाँ दोनों द्रव्यमानों का गुणनफल, यहाँ दोनों आवेशों का गुणनफल, और बट्टे में क्या लिखते थे बच्चों, दूरी का वर्ग एक जैसा है, यहाँ मास आता है, यहाँ मास की जगह चार्ज आ जाता है, बस ठीक है। लेकिन देखो बच्चों, यहाँ जो ये नियतांक आता है इसको क्या बोलते थे आप, क्या बोलते थे, यूनिवर्सल कांस्टेंट बोलते थे। क्या बोलते थे, यूनिवर्सल कांस्टेंट, सार्वत्रिक नियतांक बोलते थे, गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियतांक, और इसका वैल्यू फिक्स होता था, है ना। यदि दोनों मास के बीच में आपका यदि बच्चों हवा है ना, या फिर निर्वात है ना, या फिर कोई भी माध्यम है, चाहे कोई भी माध्यम है बच्चों, इस g का वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होता, फिक्स होता है, और कितना होता है 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11। और यदि यूनिट की बात की जाए तो क्या आता था, न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर, और बट्टा में क्या आता था बच्चों, किलोग्राम का स्क्वायर। ये फिक्स वैल्यू थी, कभी चेंज नहीं होती थी, है ना। तो ये जो गुरुत्वाकर्षण बल है ये द्रव्यमानों के मध्य के, है ना, माध्यम पर निर्भर नहीं करता, माध्यम चाहे कुछ भी हो, है ना, ये फोर्स चेंज नहीं होगा, केवल बॉडी का मास कितना है, उनके बीच का डिस्टेंस कितना है, केवल इस बात पर ही डिपेंड करता है ना। लेकिन हमारा जो कूलम्ब फोर्स का फार्मूला है उसमें जो ये के है ना, के, ये बच्चों यदि दोनों चार्ज के बीच में निर्वात या वायु है ना, तब ये कितना होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। और जैसे ही आप इनके स्थान पर कोई भी माध्यम रखोगे तो भिन्न भिन्न माध्यमों के लिए इनके मध्य में लगने वाला जो कूलम्ब फोर्स है वो भिन्न भिन्न प्राप्त होता है, भिन्न भिन्न प्राप्त होता है। यानी इस के का वैल्यू माध्यम चेंज होते ही चेंज हो जाता है, कितना आता है 1/4 पाई एप्सिलॉन, और इस एप्सिलॉन का मान अलग अलग माध्यम के लिए क्या होता है, अलग अलग। इसका मतलब है किस पे डिपेंड करता है बच्चों, माध्यम पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है, माध्यम पर, है ना। तो ये इसकी दूसरी क्वालिटी है, इसकी दूसरी विशेषता है, ठीक है। पहली विशेषता क्या देखी कि ये केंद्रीय बल है, दूसरी विशेषता आपने क्या देखी कि ये माध्यम पर निर्भर करता है, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखते हैं बच्चों इसकी तीसरी विशेषता। क्या देखें इसकी तीसरी विशेषता, तीसरी विशेषता क्या देखें, तो तीसरी विशेषता ये देख लेते हैं बच्चों, ये कंजर्वेटिव होता है। क्या होता है, ये कंजर्वेटिव फोर्स होता है, ये संरक्षी बल है, कंजर्वेटिव फोर्स है ना। देखो आप लोगों ने 11th क्लास में पढ़ा हुआ है, फोर्स दो टाइप के होते हैं, है ना, एक तो कंजर्वेटिव और एक नॉन कंजर्वेटिव, है ना बच्चों। संरक्षण के आधार पर यदि कहा जाए तो ये कंजर्वेटिव फोर्स है। कौन कौन से वाले फोर्स कंजर्वेटिव होते हैं तो मैं आपको बताता हूं बच्चों। जो भी फोर्स है ना बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है उसको बोलते हैं कि वो फोर्स व्युत्क्रम वर्ग के नियम की पालना करता है। किसकी पालना करता है, व्युत्क्रम वर्ग के नियम की पालना करता है ना। जैसे आपका गुरुत्वाकर्षण बल है वो भी व्युत्क्रम वर्ग के नियम की पालना करता है ना, उसमें भी फार्मूला क्या आता है, बट्टे में r², है ना। और जो आपका कूलम्ब फोर्स का फार्मूला है उसमें भी बट्टे में क्या आता है, r², यानी दूरी के वर्ग के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो इसको बोल देते हैं कि जो फोर्स है वो व्युत्क्रम वर्ग के नियम की क्या करता है, पालना करता है। और हम लोगों ने ऐसा देखा है बच्चा, वो वाला फोर्स जो व्युत्क्रम वर्ग के नियम की पालना करता है वो कौन सा फोर्स होता है, कंजर्वेटिव फोर्स। कौन सा फोर्स होता है, कंजर्वेटिव फोर्स। तो ये कौन सा फोर्स है बच्चों, संरक्षी बल। कौन सा बल है, संरक्षी बल। और संरक्षी बल वो होते हैं जो व्युत्क्रम वर्ग के नियम की पालना करते हैं। कितने आपकी विशेषताएं हो गए, 3। एक और देख लेते हैं, एक और देख लेते हैं बच्चों, नंबर 4, एक और देख लेते हैं, एक और देख लेते हैं, ठीक है बच्चों। ये न्यूटन की गति का जो तीसरा नियम है ना बच्चों, है ना, उसको फॉलो करता है। और तीसरा जो नियम है उसको क्या बोला जाता है बच्चों, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। क्या बोला जाता है बच्चों, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। तो ये क्रिया प्रतिक्रिया के नियम की पालना करता है। किसकी पालना करता है बच्चों, क्रिया प्रतिक्रिया के नियम की पालना करता है। किसकी पालना करता है, ये क्रिया प्रतिक्रिया के नियम की पालना करता है। थर्ड लॉ ऑफ मोशन बिल्कुल सिंपल है, हर एक्शन का क्या होता है, रिएक्शन, है ना। और वो साइज में सेम होता है, डायरेक्शन में अपोजिट होता है। यही आपका थर्ड लॉ ऑफ मोशन है। चलो देखते हैं इसमें, चलो देखते हैं इसमें। कोई प्रॉब्लम ही नहीं आना इसमें, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं आना बच्चों। दो चार्ज रख दिए, ये आपका है +Q1, ये आपका है +Q2, है ना। कहाँ रखा हुआ है, ये पॉइंट A पे। कहाँ रखा हुआ है, ये पॉइंट B पे। बीच का जो दूरी है वो कितना है, R, ठीक है बच्चों।
तो बी है ना वो ए पे फोर्स लगाएगा, है ना, और रिपल्सन का लगाएगा, है ना। तो इस वाले फोर्स को ऐसे दिखाएंगे, ये हो गया फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, ठीक है। अब है ना ए है ना वो बी पे फोर्स लगाएगा, है ना, ये पॉजिटिव है और जो बी पे रखा है वो भी पॉजिटिव है, तो रिपेल करना है ना। तो प्रतिकर्षण वाला बल लगना है, प्रतिकर्षण वाला बल लगना है तो इसको ऐसे दिखाएंगे, इसको बच्चों ऐसे दिखाएंगे, इसको ऐसे दिखाएंगे, और ये आपका क्या होगा F21, ठीक है। तो भैया आप लोग क्या काम करो कि जो ए पे जो फोर्स लग रहा है ना उसको बोल दो एक्शन, यानी क्या बोल दो एक्शन, है ना। तो 2 पे जो फोर्स लग रहा है वो आपका क्या हो जाएगा रिएक्शन। याद है ना एक्शन और रिएक्शन अलग अलग बॉडी पे हो रही है। तो देखो बच्चों Q2 जो था ना, Q2 जो था ना उसने Q1 पर देखो बच्चों -x दिशा में एक्शन कर दिया, -x दिशा में एक्शन कर दिया, है ना। तो देखो बच्चों Q1 ने इसका जवाब दिया, Q1 ने भी Q2 पर देखो बच्चों +x दिशा में, किस दिशा में +x दिशा में क्या कर दिया रिएक्शन कर दिया। तो देखो बच्चों एक्शन का डायरेक्शन है -x में, है ना, और रिएक्शन का जो डायरेक्शन है वो कहाँ है +x में, है ना। तो देखो डायरेक्शन में तो आपको अपोजिट नजर आ गई। मैग्नीट्यूड में यदि देखें तो आपसे पूछा जाए कि Q2 जो है ना वो Q1 पर कितना कूलाम बल लगाएगा, तो आपके पास तो कूलाम नियम है, तो आप क्या बोलोगे कितना लगाएगा, K गुणा दोनों आवेशों का गुणनफल, है ना। Q2 गुणा Q1 लिखो, और या फिर आप इसको चाहे Q1 गुणा Q2 लिखो, एक ही बात है। और दूरी कितनी है Q2 से Q1 का दूरी कितना है R, तो R² आएगा, ये F12 आ गया। अब आपसे ये पूछा जाए कि भाई Q1 जो है ना वो Q2 पर कितना बल लगाएगा, कितना बल लगाएगा, है ना, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, तो K तो कितना लगाएगा। एक चार्ज दूसरे चार्ज पर जो बल लगाता है ना उसको हम कूलाम के नियम से पता करते हैं बच्चों, है ना। तो ये वाला चार्ज इस वाले चार्ज पे कितना फोर्स लगाएगा, तो कूलाम का नियम कहता है भाई दोनों का गुणा कर दो, तो पहला गुणा दूसरा, और दोनों के बीच की दूरी का वर्ग लिख दो। Q1 से जो आपका Q2 है ना वो R दूरी पे रखा हुआ है तो R² कर दो, इतना लगाएगा। देख लो दोनों को, इन दोनों को देख लो, मैग्नीट्यूड में सेम आ गया, डायरेक्शन में अपोजिट है। तो बोलो क्रिया प्रतिक्रिया के नियम के क्या है अनुरूप, क्रिया प्रतिक्रिया के नियम के क्या है अनुरूप। तो बच्चों ये थी कूलाम बल की कुछ विशेषताएं, है ना। केंद्रीय बल है, संरक्षी बल है ना, माध्यम पर निर्भर करता है ना, और गति के तीसरे नियम की पालना करता है, गति के तीसरे नियम की पालना करता है, ठीक है। क्या थी ये कूलाम बल की विशेषताएं, क्या थी ये कूलाम बल की विशेषताएं, ठीक है बच्चों। तो ये फार्मूला तो आपके माइंड में फिट हो जाना ही चाहिए, है ना। यदि निर्वात या वायु है, निर्वात या वायु है, निर्वात या वायु है, तब यदि बच्चों यदि मैं कूलाम नियम को लिखूं तो ये चीज आ जाएगी। या आप ऐसा लिख सकते हो, या फिर K को लिख सकते हो कि K आपका कूलम कांस्टेंट होता है और ये होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और K का यदि यूनिट देखा जाए तो बच्चों ये जो आपका कूलाम बल का फार्मूला है जो आपको कूलाम नियम से प्राप्त हुआ है, यहाँ से यदि K का वैल्यू निकालो तो ये आएगा F गुणा R² और बट्टा में आएगा बच्चों Q1 गुणा Q2, है ना। F का यूनिट होता है न्यूटन, R का वर्ग यानी दूरी का वर्ग तो क्या आएगा मीटर स्क्वायर, चार्ज गुणा चार्ज तो क्या आएगा कूलाम स्क्वायर। ये क्या हो गया बच्चों K का यूनिट, क्या हो गया K का यूनिट। तो K और एप्सिलॉन नॉट उल्टे हैं, ये बात मैं आपको बता चुका हूं। तो आपसे यदि पूछा जाए कि एप्सिलॉन नॉट जो कि निर्वात की विद्युतशीलता है इसका यूनिट क्या होगा, इसका मात्रक क्या होगा, तो बच्चों इसका उल्टा कर देना है, क्या होगा कूलाम स्क्वायर बट्टा न्यूटन गुणा मीटर स्क्वायर, न्यूटन गुणा मीटर स्क्वायर। ये बच्चों इसका क्या होगा यूनिट। चलो अगली चीज, ये चीज बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछी जा चुकी है। क्यों पूछी जाती है, जब मैं आपको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पढ़ाऊंगा या रिलेटिव परमिटिविटी पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा बच्चों ये बात, ठीक है। तो सवाल क्या है मेरे बच्चों, सवाल क्या है, ध्यान से सुनो। सवाल क्या है, अगला सवाल ये है कि जो आपका निर्वात का विद्युतशीलता है, निर्वात का विद्युतशीलता है, आपको इसका डायमेंशन लिखना है। क्या लिखना है, डायमेंशन। कई बार एग्जाम में आता है डायमेंशन लिखना है बच्चा, डायमेंशन, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है भाई, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। K का आपको बच्चों यूनिट याद रहता है ना, K और जो आपका
निर्वात का विद्युतशीलता है उनमें रिलेशन आपको याद रहता है, व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। तो के का जो यूनिट है उसका उल्टा कर दो बच्चों, एप्सिलॉन नॉट का यूनिट आ जाएगा, है ना। तो इसका डायमेंशन लिखना है भाई, तो एप्सिलॉन नॉट का पहले यूनिट लिखोगे, यूनिट क्या है बच्चों, कूलाम स्क्वायर, है ना, और बट्टा में क्या है, न्यूटन गुणा मीटर स्क्वायर। ओके, अब डायमेंशन लिखने में क्या जोर आ रहा है भाई, कूलाम का डायमेंशन लिख दो, कूलाम यानी चार्ज, चार्ज का डायमेंशन याद है ना सबको, क्या होता है बच्चों, A1T1, है ना, और इसका तो वर्ग है ना, वर्ग है तो क्या हो जाएगा A2T2, सिंपल। बट्टे में देखो बच्चों, बट्टे में देखो बच्चों, बट्टे में क्या है बोलो, न्यूटन, अरे न्यूटन यानी बल, डायमेंशन याद है ना आपको 112 112, तो क्या लिखोगे M1 L1 T-2, ये न्यूटन की जगह लिख दिया, है ना, और गुणा में क्या है बच्चों, मीटर स्क्वायर, और मीटर स्क्वायर है तो इसको क्या लिखोगे बच्चों, इसको क्या लिखोगे L2, क्या लिखोगे L2। चलो इसको सोल्व कर लेते हैं। ये देखो बच्चों आपका ऊपर जाना है तो ये क्या बनेगा m और क्या बनेगा -1, क्या बनेगा -1, ये 1 है और ये 2 है, टोटल बोलो कितने हो गए 3, और ऊपर जाएगा तो क्या बनेगा -3, ठीक है। ये +2 है, ये -2 है, कई बार बच्चा काट देता है, बच्चों कटेंगे नहीं, ये ऊपर जाके होगा +2, 2 पहले से है तो बोलो इसका पावर जो है वो कितना हो जाएगा 4, उसके बाद ये बच्चा बोलो a का जो पावर है वो कितना है 2, ये बोलो आपका क्या आ गया, निर्वात की विद्युतशीलता का डायमेंशन, निर्वात की विद्युतशीलता का डायमेंशन, बोलो निकाल लोगे, निकाल लोगे, चलो ठीक है। अब देखो कई बार हम लोगों को एक कूलाम का परिभाषा पूछ लिया जाता है, क्या पूछ लेते हैं बच्चों, एक कूलाम का परिभाषा, है ना, कि एक कूलाम आवेश कितना होता है, क्या पूछ लेता है कि एक कूलाम आवेश कितना होता है, बात करेंगे इसकी, एक कूलाम आवेश जो है वो कितना होता है भाई। चलो देखते हैं बच्चों एक कूलाम आवेश कितना होता है, मैं आपको बताता हूँ, देखिएगा आप लोग, देखिएगा आप लोग बच्चों r दूरी पर दो चार्ज रखे हुए हैं, r दूरी पर दो चार्ज रखे हुए हैं, है ना, पहला है Q1 और दूसरा है Q2, पहला क्या है Q1 और दूसरा क्या है Q2, है ना, माध्यम क्या है, निर्वात या वायु, है ना, उनके बीच में जो कूलाम बल लगेगा वो ये वाला होगा। ओके, ये चीज तो जानते हैं। अब आप क्या काम करो, आपने जो दोनों चार्ज लिए हैं वो मैग्नीट्यूड में सेम ले लो, है ना, और जो वैल्यू है वो आप कितनी मान लो बच्चों, Q, कितनी मान लो Q। ओके, और दोनों के बीच की दूरी, दोनों के बीच की दूरी आप कितनी रखो बच्चों, 1 मीटर, कितनी रखो 1 मीटर, 1 मीटर रखिए, इसका मतलब आपने दोनों के बीच की दूरी कितनी रखी हुई है, 1 अंक, कितनी रखी हुई है, 1 अंक, ठीक है। और यदि ऐसी स्थिति में दोनों के बीच में जो कूलम फोर्स लगता है, यदि दोनों लाइक चार्ज है तब तो रिपल्सन वाला हो जाएगा, अनलाइक चार्ज है तब अट्रैक्शन वाला हो जाएगा, जो भी कूलम फोर्स है वो यदि इतना लग जाए, कितना लग जाए, इतना लग जाए, तब आप इस सूत्र से देखो बच्चों, इस सूत्र से देखो, आपने बच्चों पॉइंट ए पॉइंट बी याद है ना, मैं फिर बता देता हूँ आपको, मैं आपको फिर बता देता हूँ ये क्या चीज़ है बच्चों। आपने देखो बच्चों दो चार्ज रखे हैं, है ना, एक रखा हुआ है ए पर, दूसरा कहाँ रखा हुआ है बी पर, दूरी कितनी है बच्चों r, है ना, इनके बीच में जो फोर्स लगता है वो ये वाला होता है, लेकिन ये वाला चार्ज और ये वाला चार्ज आपने सेम मैग्नीट्यूड का रख दिया, है ना, और दोनों के बीच का दूरी है वो आपने कितना ले लिया बच्चों, 1 मीटर, यानी कितना ले लिया, 1 अंक, है ना। तो यदि बेटा इनके बीच में इतने वाला फोर्स लग जाए, तब इक्वेशन 1 क्या कहता है, मैं फोर्स का वैल्यू रखता हूं, देखो ये F का वैल्यू मुझे यहाँ रखना है, कितना है 9 × 10⁻9, आगे यूनिट मत लिखो, MKS में सारे मान, गुणा में K, है ना, आपने बोला है भाई निर्वात या वायु के लिए ये चीज लिख रहा हूं मैं, निर्वात या वायु के लिए चीज, ये चीज है ना, 1 कितना 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और फाइनली ये हल होके कितना आता है 9 × 10⁻9, ठीक है, इनटू ये है Q और ये भी Q, है ना, दोनों Q है, Q × Q क्या बन जाएगा Q², है ना, और R का मान बोलो कितना है 1, और 1 का वर्ग करोगे तो फाइनली आपको कितना मिलना है 1, ठीक है। यहां से देखो बच्चों
क्यू स्क्वायर आपको कितना मिलेगा, तो आंसर है बच्चों आपको 1 मिलेगा, है ना। 9 गुणा 10 की घात 9 से 9 गुणा 10 की घात 9 को काटोगे तो यहाँ आपको कितना मिलेगा, 1। ठीक है, तो Q का जो वैल्यू है वो आपको कितना मिलेगा, 1 नहीं मिलेगा बच्चों। क्यू स्क्वायर बराबर 1 है तो Q कितना मिलेगा, या तो प्लस या माइनस, और कितना मिलेगा, 1, और इसका यूनिट क्या होता है, कूलाम। तो ये देखो Q का आंकिक मान 1 कूलाम आ गया, Q का आंकिक मान 1 कूलाम आ गया, चार्ज का जो मैग्नीट्यूड है वो 1 कूलाम आ गया, है ना। किसके लिए आया, तो आंसर है बेटा इन कंडीशंस के लिए आया, इन कंडीशंस के लिए आया, है ना। तो आपको आंकिक परिभाषा कैसे बनानी होती है, तो आप इस तरह से बनाओगे। कैसे बनाओगे, जब दो समान मैग्नीट्यूड के चार्ज, देखो बच्चों पहले चार्ज का मैग्नीट्यूड भी यहाँ कितना लिया हुआ है, कितना लिया हुआ है, Q। दूसरे का जो मैग्नीट्यूड है वो भी देखो बच्चों कितना लिया हुआ है, Q। जब सेम मैग्नीट्यूड के दो चार्ज कितनी दूरी पे रखे हो बच्चों, एकांक दूरी पे रखे हो, कितनी दूरी पे रखे हो बच्चों, एकांक दूरी पे रखे हो, है ना। और उनके मध्य बोलो कितना बल लग जाए, 9 गुणा 10 का घात 9 न्यूटन का बल लग जाए। तो बच्चों जो प्रत्येक चार्ज होता है ना, ये वाला भी और ये वाला भी, इसका मैग्नीट्यूड भी कितना होगा, 1 कूलाम, और इसका मैग्नीट्यूड भी कितना होगा, 1 कूलाम। ये आपकी क्या होगी, 1 कूलाम की परिभाषा, 1 कूलाम की परिभाषा हो गई। ये किसकी परिभाषा होगी बच्चों, 1 कूलाम की परिभाषा। किसकी परिभाषा, 1 कूलाम की परिभाषा। फोर्स यदि कम ज़्यादा आ गया, है ना, तो हम लोग क्या काम करेंगे, आर यही रखेंगे बच्चों। हम लोग जो चार्ज लिए थे ना यहाँ और यहाँ, उनका मैग्नीट्यूड सेम तो लेना है, लेकिन पहले जो लिया था उससे कम या ज़्यादा करेंगे। यदि फोर्स इससे ज़्यादा रह गया, है ना, फोर्स इससे ज़्यादा रह गया, किससे ज़्यादा, इससे ज़्यादा रह गया, तो मैग्नीट्यूड कम कर देंगे, है ना। और यदि कम रह गया तो ज़्यादा कर देंगे। यानी ऐसा क्यों रखेंगे, ऐसा क्यों रखेंगे कि फोर्स इतना लगे, इतना लगेगा, तभी यह वाला जो आपका फार्मूला है वो आपको क्यू कितना निकाल के देगा, 1 कूलाम निकाल के देगा, 1 कूलाम निकाल के देगा। तो बताओ डेफिनेशन क्या बनेगा, डेफिनेशन बनेगा, ध्यान से सुनना मेरी बात, डेफिनेशन ये बनेगा कि दो सेम मैग्नीट्यूड के चार्ज, है ना, निर्वात में, है ना, 1 मीटर के दूरी पर रखे हैं, और उनके बीच में जो कूलाम बल लगे वो कितना हो, 9 गुणा 10 की घात 9 न्यूटन, है ना। तो फिर बच्चों जो प्रत्येक चार्ज है, चाहे वो A पे रखा है चाहे B पे रखा है, उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, 1 कूलाम। यानी उस चार्ज को क्या बोला जाता है, 1 कूलाम। क्या है ये बच्चों, ये आंकिक परिभाषा है किसकी, 1 कूलाम की। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बच्चों एक बहुत शानदार फिजिकल क्वांटिटी को पढ़ने जा रहे हैं, है ना, और हमारा बहुत हेल्प करता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। दो चार्ज है, चार्ज के बीच में आपने कोई मीडियम रख दिया, है ना, वैक्यूम रख दिया तब तो K फिक्स है 9 गुणा 10 की घात 9, लेकिन कोई मीडियम रख दिया तो K चेंज हो जाता है ना। और जब तक K नहीं आएगा ना, F पता नहीं लगेगा भाई, K नहीं आएगा तो F पता नहीं लगेगा, है ना। तो दो चार्ज के बीच में आपने मान लीजिए बच्चों पानी रखा हुआ है, आपने मान लो ग्लास का स्लेब रखा हुआ है, या आपने कोई भी अन्य वाला माध्यम रखा हुआ है, तो उनके बीच में फोर्स कितना होगा, है ना, ये तब पता लगेगा। आपको Q1 पता है, Q2 पता है, R पता है, लेकिन आपको यदि K नहीं पता, K होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन, तो आप फोर्स के बारे में, है ना, कोई इंफॉर्मेशन नहीं दे सकते कि उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, है ना। तो फोर्स निकालने के लिए हम लोगों ने एक इंटरमीडिएट फिजिकल क्वांटिटी को डिफाइन किया है ना, और उसको बोलते हैं माध्यम का परावैद्युतांक। क्या बोलते हैं बच्चों, माध्यम का परावैद्युतांक, या बोलते हैं बच्चों माध्यम की आपेक्षिक विद्युतशीलता, माध्यम की आपेक्षिक विद्युतशीलता। ठीक है, रिलेटिव परमिटिविटी, है ना। एक तो 3 चीजें होती है बच्चों, इसको किससे लिखते हैं मैं आपको बताता हूं। इसको लिखते हैं एप्सिलॉन, और जड़ में क्या लिख देते हैं, R, या इसको कई बार लिखा जाता है कैपिटल K से, जो आपका ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है, परावैद्युतांक होता है, जिसका दूसरा नाम क्या है, माध्यम की अपेक्षिक विद्युतशीलता। इसको बड़े K से भी लिखा जाता है। ध्यान दें, जो आपने कूलाम नियम लिखा था उसमें जो नियतांक आया था वो छोटा K था बच्चों,
छोटा के था ना, छोटा के निर्वात के लिए क्या लिखते थे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। माध्यम के लिए क्या लिखते थे 1/4 पाई एप्सिलॉन। ये कूलाम नियतांक था। बड़ा के जो होता है ना, यहाँ बड़ा के नहीं लिखना होता, बड़ा के जो होता है वो क्या होता है, किसका सिंबल होता है, तो आंसर है पराविद्युतांक का सिंबल होता है, या माध्यम की अपेक्षिक विद्युतशीलता का सिंबल होता है, जिसको बड़े के से या फिर किससे लिखा जाता है, एप्सिलॉन आर से लिखा जाता है। कई बार बच्चे इसको बड़ा के लिख देते हैं, जो गलत चीज है। चलो अब देखो बच्चों, थोड़ा सा मैं आपको इस एप्सिलॉन के बारे में बता देता हूँ। बच्चों एक तो होता है ये, एक होता है ये और एक होता है ये, है ना, ये तीन होते हैं, इनके चक्कर में मत पड़ना बच्चों, ठीक है। ये क्या होता है, तो ये होता है माध्यम का विद्युतशीलता। क्या होता है ये बच्चों, माध्यम का विद्युतशीलता होता है ना। ये जो है ना, ये क्या होता है, तो ये होता है बच्चों निर्वात का विद्युतशीलता या निर्वात की विद्युतशीलता, है ना, विद्युतशीलता, ओके। और ये क्या होता है, ये क्या होता है बच्चों, ये है माध्यम का विद्युतशीलता, और ये भी माध्यम का होता है, ये भी माध्यम का होता है, लेकिन ये क्या होता है, माध्यम का रिलेटिव वो होता है जो किसी के सापेक्ष मापा जाता है ना। तो ये होता है बच्चों माध्यम का अपेक्षिक विद्युतशीलता या सापेक्षिक विद्युतशीलता पूरा लिख देता हूं भाई मैं, विद्युतशीलता, है ना, तीन अलग अलग चीजें हो गई। ये वाला माध्यम का अपेक्षिक विद्युतशीलता होता है, ये वाला माध्यम का विद्युतशीलता होता है, और जो अपेक्षिक है ना वो बच्चों किसी अन्य के सापेक्ष मापा जाता है। यहाँ भिन्न भिन्न माध्यमों की जो विद्युतशीलता है वो हम निर्वात या वायु के सापेक्ष मापेंगे। किसके सापेक्ष मापेंगे, निर्वात या वायु के सापेक्ष मापेंगे। चलो देखते हैं ये क्या चीज है। तो बच्चों देखो, मैंने आपको बताया है कि दो चार्ज के बीच का यदि आप मीडियम चेंज कर दोगे तो उनके बीच में जो कूलाम बल लगता है उसका मान बदल जाएगा। बोलो, बताया ना, मैंने कहा है कि आपका जो कूलाम बल है वो किस पे निर्भर करता है, माध्यम पर निर्भर करता है। किस पे निर्भर करता है बच्चों, माध्यम पर निर्भर करता है। चलो देखते हैं क्या चीज है, चलो देखते हैं क्या चीज है। देखो बच्चों ध्यान से देखना, आपके पास A पे एक चार्ज रखा हुआ है Q1, B पे एक दूसरा चार्ज रखा हुआ है Q2, दूरी कितनी है R, और इनके बीच में जो माध्यम है वो क्या है, निर्वात। तो मैं आपसे पूछूं, बताओ इनके बीच में जो कूलाम बल है वो कितना होगा, तो आपका जवाब होगा कि ये होगा K Q1 Q2, है ना, और बट्टा में क्या लिखोगे R²। बच्चों Q1 Q2 और R के आंकिक मान यदि हम इसमें रखें, आपको देगा यहाँ 2 कूलाम है, 4 कूलाम है, 2 मीटर की दूरी पे है, 10 सेंटीमीटर की दूरी पे, 5 सेंटीमीटर की दूरी पे, इनके मान तो आपको नॉन होंगे भाई। और निर्वात है तो K भी नॉन है, 9 × 10⁻⁹ आपको मान देगा भाई। तो आप ये वाले वैल्यू इसमें रखोगे ना, आप ये वाले वैल्यू इसमें रखोगे, मान लीजिए ये वाला जो फोर्स है, मान लीजिए ये वाला जो फोर्स है, ये वाला जो फोर्स है वो आपको कितना मिल गया, आपको मिल गया 160 न्यूटन। कितना मिल गया, 160 न्यूटन। कितना मिल गया, 160 न्यूटन। ओके, अब हम लोग क्या काम करें बच्चों, हम पहला और दूसरा ये दोनों चार्ज हम चेंज नहीं करेंगे, वही रखते हैं सेम, दूरी भी वही रखते हैं। हम बीच का माध्यम चेंज कर देते हैं, है ना, और बीच का जो माध्यम है वो हम ले लेते हैं आसुत जल, है ना बच्चों, पानी ले लेते हैं भाई, ये ले लेते हैं। ये दोनों चार्ज के बीच में हम लोग क्या भर देते हैं, पानी भर देते हैं, माध्यम चेंज हो गया। अब आप लोग कूलाम के नियम से कूलाम बल निकालोगे तो ये चीज़ बदल जाएगी। बाकी देखो बच्चों ये चीज़ तो सेम है, ये चीज़ तो सेम है, ये चीज़ तो सेम है, आवेशों का गुणनफल भी वही है और दूरी का वर्ग भी वही है ना। ये वाली चीज़ बदल जाती है। हम देखते हैं बच्चों, हम लोग देखते हैं कि जैसे ही आपने इनके बीच में निर्वात को हटाकर उसकी जगह आपने क्या रख दिया, पानी रख दिया, तो पहले जो बल 160 न्यूटन का लग रहा था वो 2 न्यूटन हो जाता है। कितना हो जाता है, 2 न्यूटन। पहली बात, कूलम फोर्स घट गया। कितना घट गया, तो बच्चों निर्वात के सापेक्ष यदि जल की उपस्थिति में लगने वाले कूलाम बल की तुलना की जाए तो ये 80 गुना घट गया भाई, 80 गुना घट गया, है ना।
160 था और घटकर कितना रह गया 2। इसका मतलब कितना गुना घट गया, 80 गुना घट गया। तो जितना गुना कम प्राप्त होता है, जितना गुना कम प्राप्त होता है ना, वो जो नंबर होता है उसको बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। किसकी? उस मीडियम की। तो जल का जो रिलेटिव परमिटिविटी है, अपेक्षिक विद्युतशीलता जो है, वो बोलो एप्सिलॉन आर है, वो कितना आएगा 80 आएगा। अब एक चीज और देखो, ये एक्सपेरिमेंटली सीन की हुई चीज है प्यारे बच्चों। यदि मान लो आपने आवेश जो है, चार्ज जो है, उनके मान ऐसे सेट कर दिए, कुछ कम कुछ ज़्यादा कर दिए, कि जो आपका फोर्स है वो कितना मिला आपको 80 न्यूटन। जैसे ही पानी डालोगे ना घटेगा, और ऐसा नहीं है कि घटकर कुछ भी हो जाए, 70 न्यूटन हो जाए या 60 न्यूटन हो जाए, नहीं, एकदम 80 गुना ही घटेगा। कितना मिलेगा? 1 न्यूटन। कितना मिलेगा? 1 न्यूटन। यदि बच्चों ये वाला फोर्स आर आपने कुछ कम ज़्यादा कर दिया, मान लो कितना मिलता है 40 न्यूटन, ठीक है। और जैसे ही आप जैसे ही बच्चों इनके बीच में आप पानी लेके आओगे, ये 80 गुना ही घटेगा। ये कितना रह जाएगा? 0.5 न्यूटन। 0.5 न्यूटन। यानी ऑलवेज ऐसा नहीं है कभी कितना घट गया, कभी कितना घट गया, एक फिक्स गुना घटता है बच्चों। यहाँ कितना गुना घटा? 80 गुना। तो ये वाला नंबर बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया। और इस वाले नंबर को हम लोगों ने क्या बोल दिया? पानी का क्या बोल दिया? पराविद्युतांक, या पानी की क्या बोल दी? अपेक्षिक विद्युतशीलता। चलो इसको सूत्र के रूप में कैसे लिखेंगे? बच्चों, सर्वाधिक बल लगता है निर्वात की उपस्थिति में। इसके बाद आप माध्यम बदलते जाओ, बल घटता चला जाएगा, है ना। किसी माध्यम के लिए 10 गुना घट जाएगा, किसी के लिए 20 गुना घट जाएगा। जैसे आपने उदाहरण के रूप में क्या लिया था? पानी लिया था, उसके लिए कितना गुना घट गया? 80 गुना घटेगा, है ना। जितना गुना घटेगा ना, उसको क्या बोल देते हैं? रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम। क्या बोल देते हैं? रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम। अब इसको निकाला कैसे जाए? चलो देखते हैं कैसे निकाला जाए। कंपैरिजन करनी है भाई दो फोर्स की, एक तो वैक्यूम वाले फोर्स की, है ना, और एक मीडियम वाले फोर्स की कंपैरिजन करनी है। देखते हैं कि कैसे निकालते हैं इसको। रिलेटिव परमिटिविटी को कैसे निकालते हैं? देखिए रिलेटिव परमिटिविटी को कैसे निकालते हैं। बोर्ड एग्जाम में 1 नंबर का परिभाषा पूछा जाता है, ध्यान देना बच्चों। ये पहला चार्ज है, ये दूसरा चार्ज है, दूरी बोलो इनके बीच का कितना रखा हुआ है, डिस्टेंस कितना रखा हुआ है, आर ये रखा हुआ है, ए पे ये रखा हुआ है, बी पे। 2 चार्ज। तो देखो बच्चों, 2 चार्ज के बीच में निर्वात जब होता है ना, तब कूलाम बल कितना लगता है वो निकाल लेते हैं। ओके, उसके बाद पहले तो हमने बोलो इनके बीच में क्या रखा बच्चों? निर्वात, है ना। निर्वात में इनके बीच में जो फोर्स लगता है उसको लिख देते हैं हम लोग F नोट क्या है? निर्वात में आवेशों के मध्य लगने वाला बल, है ना। फिर हम लोग निर्वात को हटा देते हैं और हमें जिस माध्यम का पराविद्युतन चाहिए दोनों चार्ज के बीच में, वो वाला माध्यम रख देते हैं। पानी का चाहिए तो पानी रख देंगे, है ना। आपको बच्चों प्लास्टिक का चाहिए, प्लास्टिक रख देंगे। कांच चाहिए, कांच रख देंगे। रबड़ चाहिए, रबड़ रख देंगे। जिस माध्यम का चाहिए वो वाला माध्यम रख दो, है ना। अब माध्यम में लगने वाला बल कैलकुलेट कर लेते हैं। वो जो भी आता है उसको FM से लिख देते हैं, फोर्स इन मीडियम, और ये फोर्स इन वैक्यूम। और ये वाला अनुपात निकाल लेते हैं। और ये वाला अनुपात जो है ना, इसी को क्या बोला जाता है बच्चों? ये वाला जो मीडियम है ना, इसका पराविद्युतांक, या ये वाला जो मीडियम इसका क्या बोलते हैं? अपेक्षिक विद्युतशीलता। क्या बोलते हैं बच्चों? अपेक्षिक विद्युतशीलता। ये अनुपात आपको क्या देगा? तो कॉमन सेंस की बात है बच्चों, क्या देगा आपको? ये देगा 2 आवेशों के मध्य, है ना, माध्यम की उपस्थिति में लगने वाला कूलाम बल, है ना, निर्वात की तुलना में कितना गुना कम प्राप्त होता है, वो चीज देगा ये अनुपात। और कितना गुना कम प्राप्त होता है उसको क्या बोलते हैं बच्चों? रिलेटिव परमिटिविटी। क्या बोलते हैं? रिलेटिव परमिटिविटी, है ना। तो निर्वात में लगने वाला बल तथा माध्यम में लगने वाला जो बल है, उसका जो अनुपात होता है उसको क्या कहा जाता है बच्चों? पराविद्युतांक। बोलो, याद रख लोगे। चलो इसको आगे सोल्व करते हैं। तो ये क्या आता है बच्चों? देखिए F नोट बड़ा आसानी से आ जाएगा, है ना। निर्वात वाला बल है, K का मान देखो बच्चों ये होता है ना, इनटू पहला चार्ज इनटू दूसरा चार्ज, बीच का दूरी जो है उसका वर्ग करना है। ये लो बच्चों FM, यानी जब इन चार्ज के बीच में आपने कोई मीडियम रखे हो तब क्या आएगा? वही फार्मूला K Q1 Q2 बटा R स्क्वायर। K क्या आएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन आएगा भाई। ये माध्यम की विद्युतशीलता है। चार्ज वही है तो Q1 गुणा Q2, है ना। डिस्टेंस वही है तो R स्क्वायर। देखो बच्चों, ये वाला जो चीज़ है ना, इस वाले चीज़ से कट जाना है।
4 पाई से बच्चों 4 पाई कट जाना है। तो यहाँ से देखो आप लोग, यहाँ से आप लोग देखो, यहाँ से आप लोग देखो, जो ये एप्सिलॉन आर है ये आपको कितना मिलता है, तो इसको आप देखोगे तो ये मिलेगा आपका एप्सिलॉन बटा एप्सिलॉन नोट। क्या मिलेगा? एप्सिलॉन बटा एप्सिलॉन नोट। ठीक है, तो आपको यह वाला फार्मूला याद रखना चाहिए, यह वाला फार्मूला याद रखना चाहिए। यहाँ से भी आप एक डेफिनेशन बना सकते हो। क्या बना सकते हो बताओ आप लोग? मैंने आपको बताया था ना, एप्सिलॉन क्या है? माध्यम का विद्युतशीलता। एप्सिलॉन नोट क्या है? निर्वात का विद्युतशीलता। एप्सिलॉन आर क्या है? माध्यम का आपेक्षिक विद्युतशीलता। देखो बच्चों, ये भी परमिटिविटी है, ये भी परमिटिविटी है, ये भी परमिटिविटी है। ये मीडियम का है, ये वैक्यूम का है, ये रिलेटिव परमिटिविटी है। ये भी विद्युतशीलता है, ये भी विद्युतशीलता है, ये भी विद्युतशीलता है। ये माध्यम का विद्युतशीलता है, ये निर्वात का विद्युतशीलता है, और ये माध्यम का आपेक्षिक विद्युतशीलता है। तो परिभाषा क्या बनेगा भाई? परिभाषा बनेगा बच्चों, माध्यम का विद्युतशीलता, है ना, तथा निर्वात का विद्युतशीलता का अनुपात, है ना, माध्यम की आपेक्षिक विद्युतशीलता के बराबर होता है। तो देखो बच्चों, एप्सिलॉन आर के आपके पास दो सूत्र आ गए। पहला तो आ गया बच्चों, चार्ज के बीच में, आवेशों के बीच में निर्वात में लगने वाला बल बटा माध्यम में लगने वाला बल। और दूसरा क्या आ गया? माध्यम की विद्युतशीलता बटा निर्वात की विद्युतशीलता। माध्यम की विद्युतशीलता बटा निर्वात की विद्युतशीलता। अब आपको एक बात बताता हूं, बच्चों, ये जो एप्सिलॉन आर होता है, ये जो एप्सिलॉन आर होता है ना, इसका मान प्रयोग द्वारा मापित होता है। यानी किसी भी माध्यम के लिए ये कौन सा मान होता है? प्रायोगिक मान। कौन सा मान होता है? प्रायोगिक मान। ठीक है, और कुछ माध्यमों के लिए इसका मान हमें याद रखना चाहिए। यदि ये वाला मान याद रख लोगे ना, तो बच्चों देखो, आप लोग ऐसा लिख रहे हो ना कि एप्सिलॉन आर क्या होता है? ये होता है, ये आपको पता होता है, 8.85 वाला वैल्यू है ये, इंटू 10⁻⁻12, है ना। ये यदि आपको नोन है तो किसी भी माध्यम का जो ये वाला चीज होता है, जिसको आप माध्यम का विद्युतशीलता बोलते हो, आप इस वाले सूत्र से निकाल सकते हो। तो ये नोन है, ये प्रायोगिक मान हो गया, तो इसको सरल करके आप ये चीज निकाल सकते हो, है ना। तो देखो बच्चों, कुछ वो वाले माध्यम, है ना, कुछ वो वाले माध्यम, है ना, जिनका बार बार बच्चों हमारे यहाँ उपयोग होता है, उनके हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट याद रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ तो मैं लगा देता हूँ माध्यम का नाम। क्या लगा देता हूँ? माध्यम का नाम। और यहाँ उसका लिख देता हूँ आपेक्षिक विद्युतशीलता, या इसको क्या बोला जाता है? पराविद्युतांक, यानी किसका मान? एप्सिलॉन आर का मान। ठीक है, क्या है ये? माध्यम की आपेक्षिक विद्युतशीलता। क्या है ये बच्चों? माध्यम की आपेक्षिक विद्युतशीलता, है ना। तो सबसे पहला जो माध्यम है वो मैं ले लेता हूँ निर्वात। क्या ले लेता हूँ बच्चों? निर्वात। निर्वात के लिए इसका मान कितना होता है? 1। एप्सिलॉन आर का मान कितना होता है? 1। इसके बाद बच्चों मैं ले लेता हूँ वायु, यानी मैं किसकी बात कर लेता हूँ? हवा की। इसके लिए मान होता है 1.000 और 59। कितना होता है? 1.00059। किसके लिए बच्चों? वायु के लिए। किसके लिए? वायु के लिए। ठीक है, इसके बाद में मैं ले लेता हूँ पैराफिन मोम। बच्चों पैराफिन मोम के लिए ये मान होता है 2 से 2.5 के बीच। ठीक है, इसके बाद मैं ले लेता हूँ बच्चों अब्रक। क्या ले लेता हूँ? अब्रक। ये याद रखना आपको, अब्रक के लिए मान होता है बच्चों 3 से 6। कितना बच्चों? 3 से 6, है ना। इसके बाद मैं ले लेता हूँ बच्चों कांच। डिफरेंट टाइप के कांच आते हैं, तो उनके लिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी डिफरेंट आएंगे। ये होता है बच्चों 5 से 10। इसके बाद मैं ले लेता हूँ बच्चों गिलसरीन। क्या ले लेता हूँ? गिलसरीन। इसके लिए होता है बच्चों 42.5। ठीक है, इसके बाद मैं ले लेता हूँ बच्चों आसुत जल। क्या ले लेता हूँ? आसुत जल। इसके लिए कितना होता है? 80। और लास्ट में ले लेता हूँ बच्चों कोई भी सुचालक या चालक, है ना, और इसके लिए इसका मान होता है बच्चों इन्फिनिटी। फिर मैं आपको बताता हूँ, आप लोगों को सुचालक के लिए जरूर याद रखना है, आसुत जल के लिए, गिलसरीन के लिए और निर्वात के लिए। केवल ये मान आप याद रखोगे। ठीक है, सारे याद रहते हैं, बहुत अच्छी बात है। सारे याद रहते हैं, बहुत अच्छी बात है। तो बच्चों पहले मैं आपको बताता हूँ सुचालक, है ना। सुचालक किसको बोलते हैं भाई? वही बात है, चालक को ही बोलते हैं।
चालक का मतलब क्या होता है बच्चों, सभी जो मेटल होती हैं वो सुचालक होती हैं। मेटल के रूप में बोलो क्या हो गया आपका, अर्जेंटम हो गया, आपका ओरम यानी सोना हो गया, ये चांदी है, ये सोना है, ये आपका तांबा है, कॉपर है ना, कोई भी मेटल, ये आपका लोहा है, ये आपका जिंक है, कोई भी मेटल होता है, कोई भी मेटल होता है उसके लिए रिलेटिव परमिटिविटी का वैल्यू कितना होता है बच्चों, इन्फिनिटी। कितना होता है, इन्फिनिटी। तो याद रखोगे निर्वात के लिए कितना होता है 1, वायु या हवा के लिए कितना होता है 1.00059, पैराफिन मोम जो आपका मोम आता है, मोमबत्ती वाला जो मोम आता है बेटा, उसके लिए कितना होता है 2 से 2.5, अब्रक के लिए कितना होता है 3 से 6, कांच के लिए कितना होता है 5 से 10, गिल्सरीन के लिए कितना होता है 42.5, आसुत जल के लिए कितना होता है 80 और सुचालक के लिए कितना होता है बच्चों इन्फिनिटी। कैसे निकालते हैं, प्रायोगिक मान है। जैसे आपको किसके लिए निकालना है बच्चों, आसुत जल के लिए निकालना है। किसके लिए निकालना है, आसुत जल के लिए। किसके लिए निकालना है, आसुत जल के लिए। तो कैसे निकालेंगे, ध्यान से सुनना। कैसे निकालेंगे बच्चों, ध्यान से सुनना। हम लोग क्या करेंगे, लेब में 2 चार्ज ले लेंगे। पहला चार्ज है Q1 और दूसरा चार्ज क्या है Q2। बोलो बच्चों Q1 कहाँ रख दिया A पर, Q2 कहाँ रख दिया B पर, बीच की दूरी कितनी है R। बोलो माध्यम कौन सा रखा हुआ है, निर्वात। कौन सा रखा हुआ है, निर्वात, है ना। हम लोगों ने कूलाम बल माप लिया, कितना आता है, फार्मूला तो ये होता है K Q1 Q2 बट्टा R²। किसकी प्रेजेंस में है, निर्वात की उपस्थिति में। ये वाला बल, मान लीजिए बच्चों आपको ये वाला जो बल है, ये वाला जो बल है, मान लीजिए आपको कितना मिल गया 160 न्यूटन। ठीक है, अब हम पानी के लिए मापते हैं तो निर्वात की जगह बोलो कि क्या रख देंगे बच्चों, पानी। ठीक है, तो पानी की उपस्थिति में FWF वाटर आ जाएगा आपके पास, और ये हम लोग माप लेंगे, फोर्स कम हो जाएगा और हमें ये कितना प्राप्त होगा, तो प्रयोग द्वारा मापोगे तो आपको 2 न्यूटन प्राप्त होगा। अब आपको क्या चाहिए, आपको क्या चाहिए, पानी की आपेक्षिक विद्युतशीलता, है ना। तो फार्मूला होता है F0 बटा FM। F0 कितना आया 160 न्यूटन और FW कितना आया 2 न्यूटन, और ये आपको कितना मिलेगा 80। ठीक है, तो आसुत जल का बोलो कितना होता है 80, यानी 80 गुना कम प्राप्त होता है। 80 गुना कम प्राप्त होता है जब माध्यम पानी आ जाता है। निर्वात की जगह यदि पानी आ जाता है ना, तो लगने वाला बल 80 गुना कम प्राप्त होता है। 160 से कितना आ जाता है 2 न्यूटन। अब यदि आपको गिल्सरीन के लिए मापना है, गिल्सरीन के लिए मापना है, तो बच्चों जो फोर्स है वो 80 गुना कम नहीं होगा, लगभग 40 गुना कम होगा। यानी लगभग यदि मैं बात करूं तो 160 न्यूटन जो आपको फोर्स मिला है उसकी जगह मोटा मोटी कम तो होगा, लेकिन 2 न्यूटन नहीं, बोलो कितना आएगा 4 न्यूटन। कितना आएगा 4 न्यूटन। और जब हम लोग F0 बटा F गिल्सरीन निकालेंगे तो हमें कितना मिलेगा 42.5, है ना। आपको कोई टिपिकल टाइप का कोई कांच है, वो वाला कांच रख दिया, है ना, तो ये वाला अनुपात किसी के लिए 6 आ जाता है, कोई डिफरेंट टाइप का कांच लेके आ गए उसके लिए 7 आ जाता है, यानी 5 से 10 के बीच का रेंज आता है, 5 से 10 के बीच का रेंज आता है। तो इस प्रकार से यानी F0 बटा FM से हम लोग क्या निकाल लेते हैं, भिन्न भिन्न माध्यमों के लिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का मान। अब आपको एक बात बताऊं बच्चों, आपको ये वैल्यूज याद कैसे रहेंगे, है ना। तो वैल्यूज याद रखने के लिए देखो बच्चों, एप्सिलॉन r का जो वैल्यू है ना, वो बच्चों होता है 1 से इन्फिनिटी के बीच। सबसे कम 1 होता है, 1 से कम नहीं आता है, और सबसे अधिक इन्फिनिटी होता है बच्चों। 1 किसके लिए होता है, तो आंसर है निर्वात के लिए। किसके लिए होता है, निर्वात के लिए। इन्फिनिटी किसके लिए होता है, तो आंसर है सुचालक के लिए, यानी कोई भी धातु। और दुनिया में जितने भी पदार्थ बच गए, निर्वात और सुचालक को छोड़कर जितने भी पदार्थ बच गए, है ना, उनका जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का वैल्यू है वो इनके बीच में कहीं होता है। ये देखो बच्चों, ये है 1, ये मिनिमम वैल्यू है किसका, एप्सिलॉन r का। तो न्यूनतम मान 1 होता है, अधिकतम मान कितना होता है, इन्फिनिटी। और दुनिया के बाकी के जो भी पदार्थ बच गए उनका जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो 1 और इन्फिनिटी के बीच में होता है। कुछ ही पदार्थों के याद रखने, निर्वात का 1, वायु के लिए 1.00059, पैराफिन मोम के लिए 2 से 2.5 के बीच, अब्रक के लिए 3 से 6 के बीच, कांच के लिए 5 से 10 के बीच, गिल्सरीन के लिए 42.5, आसुत जल के लिए 80 और सुचालक के लिए कितना, इन्फिनिटी। ओके, 1-2 सवाल करेंगे इस पे, ठीक है। और सवाल करने से पहले एक बात और बता देता हूँ, बहुत शानदार बात आपको बता रहा हूँ। कई बार आपसे ये पूछ लेता है कि एप्सिलॉन r का मात्रक, ठीक है, और आपसे ये भी पूछ लेता है इसकी विमा।
इसकी विमा। तो बच्चों ध्यान देना, जो ये एप्सिलॉन आर है ये शुद्ध अनुपात है, और जो शुद्ध अनुपात होता है ना वो बच्चों मात्रकहीन होता है, और मात्रकहीन के साथ साथ ये विमाहीन भी होता है। प्यारे बच्चों ये मात्रकहीन होता है और मात्रकहीन के साथ साथ क्या होता है, विमाहीन। मात्रकहीन के साथ साथ क्या होता है, विमाहीन। चलो देखते हैं क्यों, देखते हैं क्यों। भैया आपने इसको डिफाइन किया था, आपने इसको डिफाइन किया था, कैसे डिफाइन किया था कि एप्सिलॉन आर बराबर क्या होता है, एफ नोट बट्टा एफ एम। या इसी को जब आपने आगे सरल किया तो ये आपको क्या मिल गया था, ये आपको मिल गया था एप्सिलॉन बट्टा एप्सिलॉन नोट। तो देखो बच्चों बल बट्टा बल है तो न्यूटन से न्यूटन कटेगा तो इसका मात्रक नहीं आएगा, है ना, और इसकी विमा भी नहीं आएगी। इसी प्रकार ये भी विद्युतशीलता और ये भी विद्युतशीलता, ठीक है। याद कीजिए इसका मात्रक होता है बच्चों, निर्वात की जो विद्युतशीलता है इसका मात्रक होता है, क्या होता है, कूलाम स्क्वायर बट्टा न्यूटन गुणा मीटर स्क्वायर। अरे भाई इसका मात्रक होता है कूलाम स्क्वायर बट्टा न्यूटन गुणा मीटर स्क्वायर। इसका मात्रक भी होता है कूलाम स्क्वायर बट्टा न्यूटन गुणा मीटर स्क्वायर। एक जैसे मात्रक है, कट जाएंगे तो ये क्या आएगा, मात्रकहीन, और मात्रकहीन के साथ साथ ये क्या आएगा, विमाहीन। तो बच्चों कई बार एग्जाम में पूछता है कि निर्वात की विद्युतशीलता का विमा, तो इसका तो विमा होता है, इसका मात्रक भी होता है, विमा भी होता है। माध्यम की विद्युतशीलता का भी मात्रक भी होगा और विमा भी होगा। लेकिन आपेक्षिक विद्युतशीलता का न तो मात्रक होता है और न विमा होती है। ध्यान रखना कि आपसे एप्सिलॉन नोट का मात्रक या विमा पूछा गया है या एप्सिलॉन आर का मात्रक या विमा पूछा गया है, ठीक है। तो ये तो मात्रक भी रखता है और विमा भी रखता है। ये मात्रकहीन होता है और विमाहीन होता है। जैसे आपसे पूछा जाए कि जल का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना होता है तो आपको लिखना है 80, आगे मात्रक वात्रक कुछ होता ही नहीं। आपसे पूछा जाए ग्लिसरीन का कितना होता है तो आपको लिखना होता है 42.5। आपसे पूछा जाए धातु का कितना होता है या चांदी का कितना होता है या तांबे का कितना होता है तो आपको क्या लिखना होता है बच्चों, इन्फिनिटी। तो बड़ी महत्वपूर्ण बात आपको बता रहा हूं बच्चों, रिलेटिव परमिटिविटी यूनिट लेस होती है, डायमेंशन लेस होती है ना। लेकिन बच्चों निर्वात या वायु का जो आपका विद्युतशीलता होता है उसका मात्रक होता है और उसका डायमेंशन भी होता है। ये चीज आपको याद रखनी है। चलो एक सवाल आपको बताता हूं। सवाल आपका क्या है, देखो बच्चों सवाल आपका क्या है, दो चार्ज है बच्चों, दो आवेश है, दो आवेशों के मध्य, है ना, दो आवेशों के मध्य निर्वात की उपस्थिति में, किसकी उपस्थिति में भाई, निर्वात की उपस्थिति में, है ना, कूलाम बल, कूलाम बल, कूलाम बल कितना प्राप्त होता है, कितना प्राप्त होता है, 20 न्यूटन। कितना प्राप्त होता है, 20 न्यूटन। इनके बीच में, इनके बीच में, है ना, 5 परावैद्युतांक, है ना, वाली पट्टिका रख दी, वाली पट्टिका रख दी, है ना, रख दी। कूलाम बल कितना प्राप्त होगा, या अब कूलाम बल कितना हो जाएगा, कूलाम बल कितना प्राप्त होगा, ये सवाल है, ये सवाल है। तो बच्चों देखो आपको क्या दिया हुआ है, इसका सॉल्यूशन देखो फटाफट। आपको क्या दिया हुआ है बच्चों, आपको क्या दिया हुआ है कि एफ नोट यानी निर्वात के उपस्थिति में जो फोर्स है वो कितना है, 20 न्यूटन। आपसे क्या पूछा गया है बच्चों, माध्यम की उपस्थिति में लगने वाला बल, और आपको माध्यम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना दिया हुआ है बच्चों, 5, यानी जो पट्टिका रखी हुई है उसका पराविद्युतांक कितना दिया हुआ है, 5। तो यह वाला सवाल पराविद्युतांक का जो परिभाषा है उससे सोल्व हो जाएगा। परिभाषा ये होता है एफ नोट बट्टा एफ एम, ठीक है। तो एफ एम क्या आएगा बच्चों, एफ एम आएगा एफ नोट बट्टा एप्सिलॉन आर। एफ नोट कितना दिया हुआ है, 20 न्यूटन, एप्सिलॉन आर कितना दिया हुआ है, 5। तो फाइनली बोलो कितना आ जाएगा, 4 न्यूटन। कितना आ जाएगा, 4 न्यूटन। चार्ज के बीच में, है ना, जब निर्वात का फोर्स कितना लगता है, 20 न्यूटन। कितना, 20 न्यूटन। यदि बच्चों मीडियम आ जाएगा तो बोलो कितना होगा, 4 न्यूटन। अब अगली बात सुनो भाई, दो चार्ज थे, निर्वात के उपस्थिति में इतना बल लग रहा था, है ना, और दोनों के बीच में आपको ये दे दिया गया है कि चांदी की पट्टिका रख दी गई है, चांदी की पट्टिका, या फिर आपको ऐसा लिख दिया जाए कि तांबे की पट्टिका रख दी गई है। बल कितना लगेगा, चांदी या तांबे की, सुचालक नाम नहीं दिया हुआ है, चालक नाम नहीं दिया, आपको बोल दिया तांबे की पट्टिका रखी गई है। अरे भाई
एफ नोट दिया हुआ है 20 न्यूटन, एफ एम चाहिए, माध्यम की उपस्थिति में बल चाहिए, और माध्यम मान लो बोलो क्या है, तांबे की पट्टी का, है ना। पहला चार्ज ये है बच्चों, ये है ना, दूसरा चार्ज बच्चों ये है, और दोनों के बीच में क्या रख दी गई है, तांबे की पट्टी का। क्या रख दी गई है, तांबे की पट्टी का। तो आपको याद है ना, ये बोलो कितना होता है बच्चों, इन्फिनिटी। ये बोलो कितना होता है, इन्फिनिटी। ये बोलो कितना होता है, इन्फिनिटी। ठीक है। तब देखो बच्चों एप्सिलॉन आर का डेफिनेशन ये है, एफ एम बराबर आएगा एफ नोट बटा एप्सिलॉन आर। इसका मान बोलो कितना रखोगे, इन्फिनिटी रखोगे तो बोलो फोर्स कितना आ जाएगा, 0। यानी कोई बल नहीं लगेगा भाई। देखो दो चार्ज r दूरी पे होते हैं, फोर्स लगाते हैं, है ना। भिन्न भिन्न माध्यमों की उपस्थिति में भी फोर्स लगाते हैं, किसी माध्यम में ज्यादा, किसी माध्यम में कम, निर्वात में सर्वाधिक लगाते हैं, है ना। फिर आप माध्यम चेंज करते जाओ, फोर्स चेंज होता चला जाएगा, है ना। लेकिन यदि आप इनके बीच में क्या रख दोगे, धातु, तो Q1 Q2 पे बल नहीं लगाएगा और Q2 Q1 पे बल नहीं लगाएगा। उनके बीच में लगने वाला बल कितना आ गया, 0। तो याद रखना, दो आवेशों के मध्य यदि कोई धातु की पट्टिका रखी है या कोई सुचालक रखा हुआ है बच्चों, तो उनके बीच में किसी प्रकार का कोई बल कार्य नहीं करता। ठीक है। तो ये आपका क्या था, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। क्या था बच्चों, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, है ना। या इसको क्या बोलते हैं आप, परावैद्युतांक, या क्या बोलते हैं, माध्यम की आपेक्षिक विद्युतशीलता। चलो आपको एक बात और बताता हूं कि ये जो हमने डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वाली क्वांटिटी परिभाषित की है, इसका हमें क्या लाभ होने वाला है, क्या लाभ होने वाला है। तो इसका लाभ क्या होने वाला है बच्चों, ध्यान से सुने। यदि आपको ऐसा दिया हुआ है कि ये 2 कूलाम है, ये 6 कूलाम है, और बीच की दूरी है वो 2.5 सेंटीमीटर है ना। तो इनके बीच में कितना बल लगेगा, और कुछ भी नहीं दिया हुआ तो आपको इनके बीच में जो मीडियम है वो निर्वात या वायु लेना है। तब आप इजीली कैलकुलेट कर लोगे। क्या लिखोगे, के का मतलब क्या लिखोगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट, और क्या लिखोगे, Q1 गुणा Q2, और बट्टा में क्या लिखोगे, R²। तो बच्चों इसका मान तो जानते ही हो, क्योंकि एप्सिलॉन नोट आपको पता होता है कितना होता है बच्चों, ये 8.85 × 10⁻12, और m के मात्रक में आता है। पाई का वैल्यू जानते हो, सरल करोगे तो ये तो कितना आना है, ये सारा जो गोले के अंदर है कितना आना है, 9 × 10⁹ आना है। Q1 आपको दिया हुआ है, Q2 आपको दिया हुआ है, R आपको दिया हुआ है, कैलकुलेट कर लोगे फोर्स आ जाएगा। अब आपको ये दे दिया बच्चों कि इनके मध्य में पानी रख दिया जाए तो बल कितना लगेगा। तब आप फार्मूला लिखोगे, ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट, नहीं क्या लिखोगे, एप्सिलॉन, और क्या लिखोगे, Q1 Q2, और बट्टा में क्या लिखोगे, R²। ठीक है। अब ये एप्सिलॉन क्या है, ये माध्यम की विद्युतशीलता। यहाँ माध्यम क्या है, पानी, तो यहाँ पानी की विद्युतशीलता लिखनी है। अब पानी की विद्युतशीलता का डायरेक्ट वैल्यू हमें पता नहीं, लेकिन हम लोग जानते हैं कि एप्सिलॉन आर क्या होता है, एप्सिलॉन बटा एप्सिलॉन नोट। तो यहाँ ये माध्यम की आपेक्षिक विद्युतशीलता, ये माध्यम की विद्युतशीलता, और ये निर्वात की विद्युतशीलता। तो एप्सिलॉन बराबर बोलो क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन नोट गुणा एप्सिलॉन आर। तो देखो ये माध्यम की विद्युतशीलता आ गई। अब आप इस सूत्र से किसी भी माध्यम की विद्युतशीलता निकाल सकते हो, क्योंकि एप्सिलॉन नोट तो आपको पता होता है 8.85 × 10⁻12, है ना। और एप्सिलॉन आर आपने एक टेबल बनाई हुई है, अशुद्ध जल है तो 80 रखोगे। यहाँ किसकी बात चल रही है, पानी या जल की, तो यहाँ क्या लिखोगे, 80। यदि माध्यम इनके बीच में क्या हो जाता, गिलसरीन, तो यहाँ कितना लिख देते, 42.5, और 42.5 को इससे गुणा करते क्या आ जाता बच्चों, एप्सिलॉन। यानी एप्सिलॉन निकल के आ जाएगा, एप्सिलॉन आ गया तो फोर्स आ गया। तो बच्चों देखो ये वाला जो है इसको क्या लिखोगे आप, F बराबर 1/4 पाई। बच्चों ये माध्यम की विद्युतशीलता, माध्यम कौन है, पानी की विद्युतशीलता। अब विद्युतशीलता का फार्मूला क्या है, एप्सिलॉन नोट गुणा एप्सिलॉन आर। तो यहाँ प्यारे बच्चों आप लिखोगे एप्सिलॉन नोट, और यहाँ क्या लिखोगे, एप्सिलॉन आर, और गुणा बोलो क्या लिखोगे, Q1 Q2 बटा R²। अब देखो माध्यम में भी आपको बल निकालना आ गया, कोई प्रॉब्लम आएगा ही नहीं। Q1 दिया हुआ है, देखो ये रहा, Q2 दिया हुआ है, R दिया हुआ है, तो ये चीज तो आप सोल्व कर ही लोगे। अब देखो बच्चों ये जो चीज है ना, ये चीज 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट, इसका मान तो है 9 × 10⁹। अब एप्सिलॉन आर की बात है और पानी दिया हुआ है, तो इसका मान आप कितना रख दोगे, 80 रख दोगे। तो बोलो ये वाला फोर्स आपको मिलेगा कि नहीं मिलेगा, है ना। तो इस प्रकार से यदि आपको एप्सिलॉन आर का वैल्यू पता है तो आप किसी भी माध्यम के लिए एप्सिलॉन बता सकते हो, और आपने एप्सिलॉन बता दिया तो आप क्या बता सकते हो, फोर्स बता सकते हो। बोलो ये बात आपको समझ में आई कि नहीं आई। तो आज की क्लास को हम बच्चों यहीं पूरा करते हैं। आज की क्लास में आपने क्या पढ़ा, तो आंसर है, सबसे पहले आपने पढ़ा कूलाम का नियम, है ना। कूलाम का नियम क्या बताता है,
दो चार्ज के बीच में जो कूलाम बल लगता है उसका मैग्नीट्यूड को बताता है। बड़ा सिंपल सा है, F बराबर K Q1 Q2 बटा R स्क्वायर। K के दो मान होते हैं, यदि निर्वात है तब कितना होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यदि माध्यम है तब कितना होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन। एप्सिलॉन क्या होता है बच्चों, माध्यम की विद्युतशीलता, है ना। उसके बाद आपने कूलाम बल की विशेषताएं बताई कि ये केंद्रीय बल होता है, ये संरक्षी बल होता है ना, ये माध्यम पर निर्भर करता है ना, ये गति के तीसरे नियम यानी क्रिया प्रतिक्रिया के नियम की क्या करता है, अनुपालना करता है। उसके बाद आपने क्या पढ़ा बच्चों, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। क्या पढ़ा, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ठीक है बच्चों। और यहाँ तक के नोट्स, है ना, यहाँ तक के नोट्स मुझे ध्यान में आ रहा है ना, आपको जो टेलीग्राम ग्रुप बनाया गया था उसमें मैंने डाल दिए थे, है ना, और मैं क्लास के स्टार्ट में बता चुका हूँ, अब फिर आपको बता रहा हूँ बच्चों, वो ग्रुप मैंने डिलीट कर दिया है ना, और ग्रुप की जगह मैंने टेलीग्राम चैनल बनाया है ना, और आज की क्लास के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उस टेलीग्राम का लिंक दे दिया जाएगा। सारे के सारे बच्चे उस चैनल को ज्वाइन कर लेंगे, है ना, और वहाँ इस चैप्टर के कंप्लीट नोट्स आधे चैप्टर के वहाँ लगा दूंगा। अगली जो मेरी क्लास होगी रिमेनिंग जो भी इसका पोर्शन बचता है ना, उसके नोट्स उसमें मैं लगा दूंगा। ठीक है बच्चों, ओके, थैंक यू।